जब भी बच्चों को फैमिली लॉ पढ़ाने जाती हूँ, ये कंफ्यूजन बच्चों को जरूर होता है। जब भी मैं पूछना चाहती हूँ कि केस जिसमें मेंटेनेंस के बारे में डिसाइड हुआ था वो कौन सा था, तो बच्चे कहते हैं शायरा बानो, कुछ कहते हैं शाह बानो। जब ट्रिपल तलाक की बात करती हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं शाह बानो, कुछ बच्चे कहते हैं शायरा बानो। आखिर कौन सा केस क्या है? अब चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। एक इस तरीके से डिस्कशन करते हैं इन दोनों ही केसेस का, सो दैट आपको समझ में आ जाए और आपको याद भी रह जाए कि कौन सा नाम किस केस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सो फटाफट स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। सो एवरीबॉडी हु इज एस्पायरिंग फॉर राजस्थान एपीओ, राजस्थान एपीओ के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए जा चुके हैं बाय जुडिशरी गोल्ड। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों ही कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स या मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज की मैं आपको एक बार स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कोर्स जिसमें सिर्फ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस में, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं। यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिनका टाइमिंग होने वाला है 7 to 8:30 इवनिंग। एंड ये लाइव लेक्चर्स ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। इन साथ ही में पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है वो आपको नए अपडेटेड सिलेबस के ऊपर मिलने वाला है। यानी कि हम बहुत जो सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड और सिलेबस स्पेसिफिक होकर के आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ ही में आपको मिलेंगी ई बुक्स और उसी के साथ में क्लास नोट्स भी फैकल्टीज के। एंड इसके साथ आपको एडिशनली मिलेंगे 30+ प्रैक्टिस टेस्ट। वहीं पर अगर आप मेंस और प्री दोनों का बैच लेते हैं तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में आपकी क्लासेस चलेंगी। अगेन बाइलिंगुअल मोड में आपकी क्लासेस चलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इन केस यू मिस द लाइव लेक्चर, वही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगले दिन देखने के लिए मिल जाएगा। लाइव क्लासेस का टाइमिंग 7 to 8:30 होने वाला है। नए अपडेटेड सिलेबस के ऊपर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि एमसीक्यू पैटर्न और मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न दोनों ही समझाया जाएगा। ई बुक्स और क्लास नोट्स दोनों आपको यहाँ पर भी अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगे 40 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए आप बात कर सकते हैं 6363286363 इस नंबर पे। ये एक टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कूपन कोड which is JGYT15 and you will get an instant 15% off on the course prices। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे केस के ऊपर। बीच में इंटरप्शन ना हो इसीलिए शुरू में ही मैंने आपको ये बात बता दी है। अब हम प्योरली बात करेंगे आपके इस केस की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाह बानो बेगम के केस के साथ में। ये केस है 1885 का, यानी कि 1985 का। बहुत ही फेमस केस है। फैमिली लॉ पढ़ा है और ये केस नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता। इस केस का कंप्लीट नेम जो है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान कौन है? शाह बानो के ही हस्बैंड है। ठीक है, और शाह बानो एक 62 साल की मुस्लिम महिला है जिनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ दिया गया था। अब देखिए, ये 62 साल की एक महिला थी। इनके शौहर ने, इनकी और इनके शौहर की शादी चली लगभग 40 सालों तक। और इनके शौहर जो अपने आप में एक बड़े रिनाउंड एडवोकेट थे इंदौर के, उन्होंने 5 बच्चों के बाद में और 40 साल के शादीशुदा जीवन के बाद में अपनी पत्नी शाहबानो बेगम को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद में कुछ समय तक तो वो एक छोटा मोटा अमाउंट शाहबानो को पे करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंप्लीटली अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर लिया कि भैया मैं आपको पैसे, आपको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करूंगा। अब इसी के चलते शाहबानो बेगम जो है कहाँ पहुंच गई? कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने मांग करी कि सीआरपीसी 125 के तहत मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। अब सीआरपीसी 125 क्या है? सीआरपीसी 125 यानी कि आपका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहां पर एक प्रोविजन दिया हुआ है जो पत्नियों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर मेन मसला ये था कि एक मुस्लिम महिला क्या सीआरपीसी के तहत गवर्न होगी? क्या उसको भी राइट दिया गया है सीआरपीसी 125 में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद अहमद खान है उन्होंने मेहर की रकम, अब मेहर क्या होता है? मेहर एक सिक्योरिटी मनी होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है निकाह के समय पर। ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज दिस अमाउंट कुड बी पेएबल डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस एंड टर्म्स जो भी उनके बीच में डिसाइड हुई है। तो शादी से पहले भी, शादी के समय भी दिया जा सकता है, शादी के बाद भी दिया जा सकता है, पत्नी की डिमांड पे दिया जा सकता है, या फिर शादी डिसॉल्व होने पर दिया जा सकता है। अलग अलग उसकी शर्तें हैं, अलग अलग प्रकार का आपका मेहर होता है। लेकिन ये मेहर जो है वो देना जरूर पड़ता है पति को, अपनी पत्नी को। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपके जो मोहम्मद अहमद खान है, यानी कि जो शाहबानो के शौहर थे, वो तलाक होने पर शाहबानो को मेहर की रकम लौटा चुके थे या दे चुके थे। ठीक है,
और साथ ही में जितना जब तक इद्दत चला तब तक उन्होंने इद्दत के दौरान भी अपनी पत्नी शाहबानो को मेंटेन किया। अब इद्दत क्या है? इद्दत वो टाइम पीरियड है जो एक मुस्लिम पत्नी को अपने शौहर से तलाक हो जाने या उसके बेवा हो जाने यानी कि उसके पति की मृत्यु हो जाने के ऊपर क्या करना पड़ता है? एकांत में बिताना होता है। सो एक 3 महीने डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है, 3 महीने से लेकर के 4 महीने 10 दिन तक का एक समय होता है जो हर एक महिला को उसकी मैरिज डिसॉल्व होने पे, अब चाहे मैरिज तलाक से डिसॉल्व हुई हो यानी कि डाइवोर्स से डिसॉल्व हुई हो या फिर मैरिज हस्बैंड की डेथ से डिसॉल्व हुई हो, वो टाइम पीरियड महिला को जो है एकांत में काटना होता है। ठीक है, वही उसी को हम इद्दत बोलते हैं। और इद्दत के दौरान अपनी पत्नी को मेंटेन करने का जिम्मा जो है वो पति के ऊपर रहता है। ठीक है, नाउ बिकॉज शाहबानो बेगम claimed her मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125, तो मेजर क्वेश्चन दैट अरोज वाज कि क्या सीआरपीसी 125 एप्लीकेबल भी होगा या नहीं होगा। तो अब फटाफट से देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या लीगल इश्यूज थे जो सामने अराइज हुए। मोहम्मद अहमद खान के सामने जब केस किया गया तो उनका कहना था कि भाई मैं लायबल नहीं हूँ। देखिए, मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूँ, ठीक है, मुस्लिम होने के नाते मुझ पर सीआरपीसी जो कि एक सेक्युलर लॉ है अप्लाई नहीं होता, मुझ पर अप्लाई होता है शरीयत और कुरान, जिसके मुताबिक या मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके मुताबिक मैं अपनी पत्नी को जब तक शादीशुदा था तब तक उसको मेंटेन करता रहा, फिर इद्दत तलाक दिया, तलाक के बाद इद्दत में मेरी पत्नी रही तब भी मैं उनको मेंटेन करता रहा, फिर उसके बाद में रही बात मेहर की जिम्मेदारी की तो मैंने मेहर की रकम भी उन्हें दे दी है, चुका दी है, तो अब मेरी उनके प्रति और कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है इस्लाम के अकॉर्डिंग, एंड देयरफॉर आप मुझसे मेंटेनेंस नहीं दिलवा सकते। ठीक है, तो ये हस्बैंड का उनके पूरा का पूरा क्या था? आर्ग्यूमेंट था कि भाई ना तो मैं मेरे ऊपर सीआरपीसी 125 एप्लीकेबल होगा बिकॉज इट्स अ सेक्युलर लॉ एंड आई एम अ मुस्लिम मैन, मेरे ऊपर अप्लाई होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके तहत जितनी जिम्मेदारियां थी मैं सारी जिम्मेदारियां क्या कर चुका हूँ? अपनी निभा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लीगल इश्यूज कोर्ट के सामने क्या है। तो पहला लीगल इशू, वेदर अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125, वही कि क्या सीआरपीसी 125 जो कि एक सेक्युलर लॉ है एक मुस्लिम महिला के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, दूसरा, वेदर द पेमेंट ऑफ मेहर इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज हस्बैंड ऑब्लिगेशन, दूसरी बात जो उनके हस्बैंड ने कही कि भाई मैं मेहर दे चुका, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेहर दे देना मेंटेनेंस दे देने जैसा है, क्या वो एलिमनी दे देने जैसा है, और क्या उससे हस्बैंड डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी मेंटेनेंस वाली लायबिलिटी से। तीसरा, वेदर सेक्शन 125 सीआरपीसी ओवरराइड्स पर्सनल लॉ इन द केस ऑफ मेंटेनेंस, तीसरा ये था कि क्या सीआरपीसी 125 पर्सनल लॉ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड करके अपने आप को इन्फोर्स करा पाएगा यहाँ पर या करा सकता है मेंटेनेंस के केस में। चौथा, वेदर मुस्लिम हस्बैंड्स लायबिलिटी टू मेंटेन हिज डाइवोर्स वाइफ एंड्स आफ्टर द इद्दत पीरियड। चौथा ये था कि क्या मुस्लिम हस्बैंड की, ठीक है, हम सेक्युलर वे में सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम पुरुष की, मुस्लिम हस्बैंड की लायबिलिटी अपनी पत्नी को मेंटेन करने की डाइवोर्स के बाद इद्दत खत्म हो जाने पर खत्म हो जाती है या इद्दत के बियॉन्ड भी रहती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो हम सब जानते हैं, इससे हम सब वाकिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 85 में ये जजमेंट देते हुए कहा कि भाई आपके जो 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है ये क्या है? ये सेक्युलर प्रोविजन है, तो हमें नहीं मतलब कि आपका धर्म क्या है, हम निष्पक्ष हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल ही किसी धर्म को किसी धर्म स्पेसिफिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने के लिए नहीं आए हैं। सो बिकॉज वी आर सेक्युलर, द प्रोविजन इटसेल्फ इज पंथ निरपेक्ष और सेक्युलर, देयरफॉर इट विल अप्लाई टू ऑल द सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन आल्सो। ठीक है, बेंच पे थे वाईवी चंद्रचूड़ यानी कि जो सीजीआई डीवाई फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, उनके फादर, एंड उन्हीं इन्होंने ही जो है ये लेजेंडरी जजमेंट दिया था, अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सो एक इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी था। अब यहाँ पर जजमेंट आ गया और जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आप कोई भी हो, सीआरपीसी 125 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज अ सेक्युलर प्रोविजन, इट अप्लाइज टू ऑल द सिटीजंस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन हु कैन नॉट मेंटेन हरसेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125। ठीक है, तो आपका रिलीजन कुछ भी हो, अगर आपकी लायबिलिटी है सीआरपीसी 125 में तो आप लायबल होंगे, अगर आपका राइट है सीआरपीसी 125 में तो आपको वो राइट मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा कहा, पेमेंट ऑफ मेहर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेंटेनेंस। कोर्ट ने एक और क्लियर इंडिकेशन और मेहर के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, जो मुस्लिम लॉ में भी बहुत सिग्निफिकेंट माना गया। उनका कहना था कि भाई मेहर जो है ना वो एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है, वो मेंटेनेंस नहीं है, ना ही मेंटेनेंस का सब्स्टिट्यूट है। तो आप मेहर लौट देने के बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सारी लायबिलिटी अपनी पूरी कर ली है या मेरी तो जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है मेहर देने की, आपकी मेंटेनेंस देने की। द कोर्ट हेल्ड दैट मेहर इज अ मैंडेटरी इंसिडेंट टू मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, not a one-time settlement replacing future maintenance. Therefore, the payment of meher alone does not absolve the husband of his obligation under CRPC 125. कोर्ट ने क्लियरली कहा कि मेहर जो है ना आपका वो कोई ऐसा पेमेंट नहीं है जो
मेंटेनेंस को रिप्लेस कर ले, ठीक है। जैसे एलिमनी है, एलिमनी नहीं है वो अपने आप में एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। इट इज समथिंग विच इज अ मैंडेटरी अमाउंट और मैंडेटरी कंसिक्वेंस ऑफ अ मैरिज की शादी किया है, निकाह पड़ा है, तो मैंडेटरी अलाउंस जो मेहर है वो देना ही पड़ेगा आपको। अब आते हैं आगे की बात पे, तीसरे और चौथे इशू के ऊपर कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट का कहना था liability does not automatically end after the iddat period if the divorced wife is unable to maintain herself after the iddat period the husband remains liable to provide maintenance to her। कोर्ट ने एक बात क्लियरली बड़े एक मॉरल ग्राउंड पर कही। कोर्ट ने कहा देखो द वुमेन जिसको आपने डाइवोर्स दिया है, शी हैज बीन योर वाइफ, शी हैज बीन योर पार्टनर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शी इज द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, so you cannot simply get away with maintaining her just because you have divorced her. If she is unable to maintain herself, it's your liability, it's your responsibility to maintain her, ठीक है। तो आपने जो समय साथ रहा है उस समय साथ रहने के बदले ही या उस समय साथ रहने के एवज में आपको अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहिए, यदि आप वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए लायबल, अपने आप को मेंटेन करने के लिए केपेबल नहीं है तो। फिर चौथी बात जो कोर्ट ने कही वो थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑब्जर्वेशन में। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड according to article 44 created difficulties in matters governed by different personal laws. It urged the government to take a step towards implementing a uniform civil code, though this observation was not essential to deciding the case। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए because it is defeating the purpose of the modern law and therefore आपको कुछ करना चाहिए, लेजिस्लेचर को कुछ एक चीज लाना चाहिए ताकि पर्सनल लॉज में भी यूनिफॉर्मिटी आ सके, ठीक है। रेशियो डेसिडेंटी की अगर हम बात करें, सेक्शन 125 सीआरपीसी is a secular beneficial provision that overrides personal laws to the extent necessary to prevent the destitution. A divorced Muslim woman who is unable to maintain herself is entitled to maintenance even after the iddat period, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बात क्लियरली कह दी। 85 में ये जजमेंट आ गया, लेकिन इसी को डाइल्यूट करने के लिए 86 में एक नया कानून भी बना दिया गया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, ठीक है, बाय द देन लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कि आपके राजीव गांधी के जो नेतृत्व में आपकी सरकार थी कांग्रेस की, उसने इसको डाइल्यूट करने के लिए एक लॉ ही बना दिया था, एक लॉ पास कर दिया था विच वाज नॉट विच एक्चुअली रिवर्स द जजमेंट इन अ वे और विच एक्चुअली डाइल्यूटेड द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट। खैर वो बात एक अलग डिस्कशन की है, बट मोटे मोटे तौर पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्लोज अप करते हैं आपके पूरे सम अप करते हैं आपके पूरे केस को शाहबानो के। तो शाहबानो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ये केस बात करता है किस चीज की, मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125 की। 1985 का ये केस है और ये आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेंटेनेंस का प्रोविजन जो नहीं है या जो एब्सेंट है या जो सिर्फ इद्दत तक लिमिटेड है उसको चैलेंज करता है, ठीक है, और सेक्युलर लॉ से मुस्लिम महिलाओं के लिए संरक्षण मांगता है। अब हम आते हैं दूसरे केस पे विच इज शायरा बानो केस, जो कि जिसका पूरा नाम है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। अब इस केस में क्या हुआ, शायरा बानो एक मुस्लिम महिला थी काशीपुर से, जो जिनकी शादी हुई थी रिजवान अहमद से एंड 15 साल से ये शादीशुदा थी, लेकिन और इनके 2 बच्चे थे, पर इनका कहना था कि इनके पति इनके ऊपर मारपीट करते, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट और फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी इनके साथ लगातार होती रहती है। In 2015, while she was staying at her parents' home, her husband sent a letter pronouncing तलाक तलाक तलाक। तो जब ये अपने मायके गई हुई थी उसी समय पर इनके पति ने क्या किया, इनके शौहर ने एक लेटर भेजा, उस खत में उन्होंने तलाक 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 3 दफे लिख दिया और क्या हुआ, उनकी मैरिज इंस्टेंटली डिसॉल्व हो गई। क्योंकि अब क्यों हुआ ऐसा, उसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। उसके पीछे का रीजन ये था कि ये जो तलाक 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 है ना, इसको ये इस्लाम में एक रिकग्नाइज्ड प्रैक्टिस है, ये इस्लाम की एक रिकग्नाइज्ड प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं तलाके बिद्दत, तलाके बिद्दत, ठीक है। तलाके बिद्दत का अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन देखें तो इसको कहते हैं सिंफुल तलाक, सिंफुल तलाक, ठीक है। ये खुद इस्लाम में कहा हुआ है कि ये सिंफुल तलाक है। प्रॉफिट साहब की मृत्यु के कई सालों बाद ये प्रैक्टिस इजाद की गई थी, यानी कि स्वयं प्रॉफिट साहब के द्वारा ये प्रैक्टिस इजाद नहीं की हुई थी, ठीक है। उनके बाद जो लोग आए उन्होंने इस प्रैक्टिस को, जो एक उमैयाद डायनेस्टी आई आपके इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करने के लिए, उसने ये प्रैक्टिस निकाली थी अपने कन्वीनियंस के लिए। तो ये प्रैक्टिस को एक सिंफुल, एक खराब प्रैक्टिस माना जाता था एंड इट वाज कॉल्ड द मोस्ट सिंफुल वे ऑफ गिविंग डाइवोर्स, ठीक है। बट खैर ये प्रैक्टिस चली आ रही थी और चलते 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 इतनी पुख्ता हो गई थी कि ट्रिपल तलाक को या तलाके बिद्दत को एक सही तरीका माना जाने लग गया था डाइवोर्स देने का, ठीक है। और यही ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक के नाम से भी फेमस प्रैक्टिस है। ट्रिपल तलाक,
इंस्टेंट तलाक एंड तलाक बिद्दत, ये तीनों बातें सेम ही है, ठीक है, तीनों बातें इसी को रेफर करती हैं, आपके तीन तलाक को, या तीन तलाक भी सेम चीज है। अब तीन तलाक है क्या और ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, इसको क्यों सिंफुल माना गया है? देखो, तीन तलाक में क्या होता है, हस्बैंड के पास पावर होती है कि वो अपनी पत्नी को एक ही बार में, एक ही सेंटेंस में तीन बार तलाक 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 बोल के शादी खत्म कर सकता है। ऐसे में होता क्या है कि इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में या इस फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में पति और पत्नी के पास में सोचने समझने का समय नहीं होता, रिकंसिलिएशन का समय नहीं होता, आपस में आपसी सहमति से बैठ करके चीजों को सुलझाने का समय नहीं होता, ठीक है। आपने गुस्से में तलाक 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 बोल दिया, शादी खत्म हो गई, ऑल यू कैन डू द नेक्स्ट मॉर्निंग इज रिग्रेट ओवर इट इफ यू आर रिग्रेटिंग, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तलाक तो वहीं पर क्या हो जाता है, आपका फाइनल हो जाता है, द मोमेंट द हस्बैंड सेज द थर्ड तलाक, योर डाइवोर्स इज फाइनल, देन यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, और ये पावर सिर्फ हस्बैंड को मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए, शायरा बानो ने इसी चीज को चैलेंज किया, उनका कहना था कि यार ये प्रैक्टिस जो है ना, ये महिलाओं के प्रति बड़ी डेरोगेटरी है। एक तो क्यों, क्योंकि ये महिलाओं को राइट मिला नहीं है, सिर्फ पुरुषों को राइट मिला, और पुरुष अपनी इच्छा पे, अपने गुस्से में, क्रोध में, इंटॉक्सिकेशन में, किसी भी स्थिति में तलाक 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 अगर कह देता है तो शादी वहीं खत्म हो जाती है, जिसके रिपरकशंस कई बार पत्नियों को देखने पड़ते हैं। किस तरीके से, कि अगर पति और पत्नी का तलाक हो जाता है तो पति वापस अपनी पत्नी के साथ रीयूनाइट नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर वो रीयूनाइट करना चाहता है तो पत्नी को एक हलाला निकाह होता है वो करना पड़ेगा। हलाला निकाह क्या होता है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ अनदर टाइम, सो उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। जब अगर आप लोग ज्यादा क्यूरियस है तो आप लोग जाकर के थोड़ा गूगल कर सकते हैं। सो हलाला निकाह अपने आप में एक बड़ी डेरोगेटरी प्रैक्टिस मानी जाती है महिलाओं के प्रति, इसीलिए महिलाएं इसके खिलाफ थी। महिलाओं का कहना था कि ट्रिपल तलाक को बंद कर देना चाहिए। आदमी जब इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसकी इस बात में थोड़ा सोचने समझ पाने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि लीगल इश्यूज क्या है। पहला लीगल इशू था कि वेदर तलाक बिद्दत दैट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, जो कि शायरा बानो का कहना था। दूसरा, वेदर ट्रिपल तलाक इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तीसरा, वेदर द प्रैक्टिस इज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लाम, क्योंकि अगर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो हमको सेक्शन 20 आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चौथा, वेदर द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पर्सनल लॉ। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दिया। विद 3:2 रेशियो, विद 3:2 की मेजोरिटी 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, जिसमें से 3 जजेस ने फेवर में जजमेंट दिया, 2 जजेस ने अगेंस्ट में जजमेंट दिया या डिसेंट किया। द कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दैट इज तलाक बिद्दत इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड प्रैक्टिस है। रीजंस क्या दिए कोर्ट ने इसके पीछे वो भी देखते हैं, क्योंकि रीजंस बहुत जरूरी है। पहली चीज, इट इज आर्बिट्ररी, अ हस्बैंड could dissolve the marriage instantly without reason, notice, hearing the wife, opportunity of reconciliation. This absolutely violates the article 14 of the wife. अब देखो, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें पति रीजन नहीं देना चाहता। तलाक का प्रैक्टिस ही ऐसा है जहाँ पे पति के पास में एक अनलिमिटेड राइट है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी को रीजन देने के लिए भी पाबंद नहीं है कि वो उसको तलाक दे क्यों रही है, मसला क्या है, आखिर डिस्प्यूट क्या है। नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपनी पत्नी का पक्ष सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिकंसिलेशन का भी स्कोप नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। therefore इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि ये एक तरफा अधिकार है जो सिर्फ पति को मिला हुआ है। दूसरा, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। जस्टिस कुरियन जोसेफ हेल्ड दैट तलाक बिद्दत इज नॉट सैंक्शनड बाय द कुरान एज द अप्रूव्ड मेथड ऑफ द डाइवोर्स एंड देयरफॉर डज नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उमैयाद डायनेस्टी जो प्रॉफिट साहब की मृत्यु के बाद, उनके इंतकाल के बाद आई थी, और उनके इंतकाल में कई सालों बाद आई थी, उस डायनेस्टी ने ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चालू किया था, और इसको डिसरिस्पेक्टेड ही माना गया है, इसको डिसअप्रूव्ड ही माना गया है। इस तलाक बिद्दत का मतलब ही डिसअप्रूव्ड या सिंफुल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है ना। और ये इस्लामिक जनता, जो जनता इस्लाम को अच्छे से समझती है, वो स्वयं इसको बहुत अबोर या नापसंद करती है। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज द सोसाइटी इज पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस, या वो प्रैक्टिसेस जो पेट्रियार्की को और ज्यादा हवा देती है और ज्यादा मजबूत करती है ना, उन प्रैक्टिसेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे आपको पता हो कि ये आपके ईमान के विरुद्ध है। तो वही यहाँ पर भी चल रहा था, ठीक है। अब देखिए, आगे इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि बिद्दत इज नॉट सैंक्शनड बाय द कुरान or as approved method of the divorce and therefore does not enjoy the protection of the essential religious practice under article 25. It violates the constitutional morality. The court emphasized that the constitutional value of equality and dignity prevail over the arbitrary practices. Minority opinion क्या था, एक बार फटाफट से वो भी देख लेते हैं। चीफ जस्टिस जे.एस. केहर एंड जस्टिस अब्दुल नाजिर डिसेंटेड फ्रॉम इट। तो जो मैंने बोला कि 3:2 का जजमेंट था, तो 2 लोग जो डिसेंट कर रहे थे वो ये थे। इनका कहना था that triple talaq was part of personal law. The court should not invalidate
validated judicially and पार्लियामेंट शुड इनैक्ट लेजिस्लेशन टू एड्रेस द इशू। अब इनका एक सॉफ्टर अप्रोच था, इनका कहता है कि यार कोर्ट को इंटरवीन करके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कर देना चाहिए, लेजिस्लेचर को एक मौका देना चाहिए जहां पे लेजिस्लेचर क्या करे, इसके ऊपर कोई ढंग का एक सोल्यूशन लेकर के आए, ढंग से लेजिस्लेट करे, ताकि लोग इस चीज को, इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे छोड़ दें। ठीक है, खैर बट वो सोल्यूशन नहीं था। अब रेशियो डेसिडेंटी की अगर हम बात करें, तलाक बिद्दत दैट इज ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज it is manifestly arbitrary and is not protected as an essential religious practice under the Article 25 of the Indian Constitution। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वंस एंड फॉरएवर क्लियर कर दी कि ट्रिपल तलाक एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है आर्टिकल 25 में, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा और इसीलिए उसको यहाँ पर क्या बताया, वायलेटिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इसी के बाद में तो आपका जो पार्लियामेंट है वो एक इनैक्टमेंट लेकर के आया इस जजमेंट को और मजबूत करने के लिए। इनैक्टमेंट का नाम था आपके द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। याद रखना, पिछले वाले में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 था, ये इनैक्टमेंट मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 है, जिसके तहत, जिसके सेक्शन 3 में ट्रिपल तलाक को या इंस्टेंट तलाक को क्या बताया गया, वॉइड बताया गया, और सेक्शन 4 के अंदर इसी को पनिशेबल ऑफेंस बताएगा, पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया। सो आई होप कि ये डिस्टिंक्शन अब आप लोगों को क्लियर रहेगा कि कौन क्या है। शाह बानो, क्योंकि अब आप उनकी शक्ल भी देख चुके हैं यहाँ पर, और शायरा बानो, उनकी भी फेस इन कंपैरिजन टू शाह बानो आप देख चुके, तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि विजुअल मेमोरी डेफिनेटली आपकी और आपकी जो मेमोरी, जो नॉर्मल मेमोरी जो पढ़ करके या जो सुन करके आती है उससे ज्यादा तेज होती है, ज्यादा मजबूत होती है। सो आई एम होपिंग कि ये सब देखने के बाद में आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई होगी और शायद अब आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों केसेस में। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट एंड फॉर मोर सच केसेस स्टे ट्यून टू आवर चैनल। एंड अगर आपने यहाँ पर इन गिवन प्लेटफॉर्म से, यानी कि टीजी, आईजी और वाईटी पे अगर आपने हमें अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, हैंडल्स आपको सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज के संबंध में कोई भी और क्वेरी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे या फिर इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट।